कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। राजद आपके बाद AIM-IM भी मोदी सरकार पर बिफरी। संजय सिंह बोले झूठ है सबका साथ सबका विकास का नारा। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने आज शाम 5 बजे LAC पर चीन के साथ जारी तनातनी के मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राजद, आम आदमी पार्टी और AIM-IM को इस बैठक का न्योता नहीं दिया गया है। राजद के बाद अब आम आदमी पार्टी और AIM-IM ने भी इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। इस बैठक में सभी पार्टियों के प्रमुख वर्चुअल तरीके से भाग लेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपने एक बयान में कहा है कि ऐसे समय में जब सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आप सिर्फ सबका साथ सबका विकास जपते हैं, लेकिन सभी को साथ लेकर चलने की आपकी इच्छा नहीं है। वहीं AIM-IM ने भी सर्वदलीय बैठक में उनकी पार्टी को नहीं बुलाने पर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है। इससे पहले अपने एक ट्वीट में संजय सिंह ने लिखा था कि केंद्र में एक अजीब अहंकारग्रस्त सरकार चल रही है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी है, 4 सांसद है देश भर में संगठन, लेकिन किसी महत्वपूर्ण विषय पर भाजपा को आपकी राय नहीं चाहिए। कल की बैठक में प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे, पूरे देश को इंतजार है। दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से जब उनकी पार्टी को सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाए जाने के संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम देश और हमारे सुरक्षा बलों के साथ खड़े हैं। चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर्वदलीय बैठक में राजद को भी नहीं बुलाया गया है। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि RJD के 5 सांसद हैं, लेकिन हमें सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया गया। तेजस्वी यादव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कहा कि वे बताएं कि RJD को न्योता क्यों नहीं भेजा गया। बता दें कि RJD के सभी 5 सांसद राज्यसभा में हैं और लोकसभा में पार्टी का एक भी सांसद नहीं है। केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार उन्हीं पार्टियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है जिनके लोकसभा में कम से कम 5 सांसद हैं। बता दें कि सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टी प्रमुख, केंद्रीय मंत्री और उत्तर पूर्व की प्रमुख पार्टियों को बुलाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन तनाव पर सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार से पूछे कई सवाल। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा पर स्थिति के संबंध में विचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस संवेदनशील मुद्दे पर अपने विचार रखे। डिजिटल बैठक की शुरुआत में उन 20 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई जो पिछले दिनों पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हो गए थे। बैठक में सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी बात रखी। हिंसक झड़प में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के बाद सोनिया गांधी ने कहा, मेरे विचार से यह बैठक पहले होनी चाहिए थी जब चीन ने 5 गोई को लद्दाख और अन्य जगहों पर घुसपैठ की। हमेशा की तरह पूरा देश एक चट्टान की तरह एक साथ खड़ा होता और देश की क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को पूरा समर्थन देता। ऐसा नहीं हुआ। अब जब देर से ये भी हुआ तो हम संकट के अहम पहलुओं को लेकर अंधेरे में हैं। सोनिया गांधी ने कहा, हमारे पास सरकार के लिए कुछ सवाल है। किस तारीख को चीन के सैनिकों ने हमारी जमान पर लद्दाख में घुसपैठ की? सरकार को कब इसकी सूचना मिली? 5 मई को या उससे पहले? क्या सरकार को सीमा की लगातार सैटेलाइट पिक्चर्स नहीं मिलती? क्या हमारी बाहरी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ऐसी पर कुछ असामान्य गतिविधि की जानकारी नहीं दी? क्या मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सरकार को घुसपैठ और बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों के आने को लेकर अलर्ट नहीं किया था? क्या सरकार की नजर में इंटेलिजेंस फेल हुआ है? सोनिया गांधी ने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी मानती है कि महत्वपूर्ण समय 5 मई से 6 जून के बीच चला गया। 6 जून के बाद भी राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर सीधी बातचीत की कोशिश होनी चाहिए थी। हम सभी रास्तों का इस्तेमाल करने में विफल रहे। इसका परिणाम हुआ कि 20 जाने गई और दर्जनों घायल हुए। सोनिया गांधी ने PM मोदी से सभी जानकारी साझा करने की अपील करते हुए पूछा कि सरकार आगे क्या करेगी, आगे क्या रास्ता बचा है। सोनिया गांधी ने कहा, पूरा देश भरोसा चाहता है कि सीमा पर यथास्थिति बहाल होगी और चीन LAC पर पुराने स्थान पर लौटे। किसी खतरे से निपटने के लिए हम तैयारी के बारे में भी जानना चाहेंगे। मैं यह जानना चाहती हूं कि माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की अभी क्या स्थिति है, जो 2013 में मंजूर हुआ था। क्या सरकार को इस पर सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष सेना के साथ है और वे युद्ध के लिए तैयार रहें। इसके लिए कोई भी त्याग करने को तैयार है।
पूरा देश और विपक्ष सरकार से उम्मीद करता है कि सरकार हमें विश्वास में लेकर काम करेगी और समय समय पर जानकारी देती रहेगी ताकि हम दुनिया के सामने एक दिखें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में मतगणना खत्म, 2 पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी की जीत। जी हां दोस्तों, राज्यसभा चुनावों की मतगणना खत्म हो गई है। हालांकि अभी परिणामों की आधिकारिक घोषणा होनी शेष है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, वहीं 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है। कांग्रेस के प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी ने जीत दर्ज की है, वहीं बीजेपी के राजेंद्र गहलोत जीते हैं। बीजेपी के ओंकार सिंह लखावत राज्यसभा चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को 64 और नीरज डांगी को 59 मत मिले हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गहलोत को 54 और ओंकार सिंह लखावत को 20 वोट मिले हैं। कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार जीतने के बाद विधानसभा में सीएम अशोक गहलोत के चैम्बर में मिठाइयां बांटी गईं। कांग्रेस विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, रणदीप सिंह सुरजेवाला और विजयी प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल तथा नीरज डांगी को बधाइयां दी। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने चुनावों में विजयी हुए केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को जीत की बधाई दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन तनाव पर सर्वदलीय बैठक में बोले उद्धव, भारत मजबूर नहीं मजबूत, आंखें निकालकर हाथ में दे सकती है हमारी सरकार। जी हां दोस्तों, लद्दाख सीमा पर चीन से तनाव को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सब एक हैं और पीएम मोदी और सेना के साथ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत मजबूर नहीं मजबूत है, हमारी सरकार आंखें निकालकर हाथ में दे सकती है। सभी पार्टियों ने एक सुर में कहा कि पूरा देश एकजुट है और सेना और सरकार के साथ खड़ा है। उद्धव ठाकरे ने कहा, हम सब एक हैं, यही सबकी फीलिंग है। प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ हैं, हम सेना और उनके परिवारों के साथ हैं। उन्होंने आगे कहा, भारत शांति चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं। धोखा देना चीन का नेचर रहा है। भारत मजबूत है, मजबूर नहीं। हमारी सरकार के पास आंखें निकालकर हाथ में देने की ताकत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 2 वोटों का झटका, जाटव ने की क्रॉस वोटिंग, विधायक बागड़ी का वोट निरस्त। जी हां दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 2 वोटों का झटका लगा है। बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव ने क्रॉस वोटिंग की है। बीजेपी संगठन के सामने गोपीलाल जाटव ने सफाई दी कि गलती से क्रॉस वोटिंग हुई है। गोपीलाल जाटव गुना से बीजेपी के विधायक हैं। साथ ही सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि बीजेपी विधायक जुगल किशोर बागड़ी का वोट निरस्त हुआ है। गलत मतदान करने के चलते वोट निरस्त किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 900 साल बाद लग रहा है ऐसा सूर्य ग्रहण। ग्रहण के बाद करें अमावस्या पर ये उपाय। जी हां दोस्तों, 21 जून को आषाढ़ अमावस्या पर लगने वाला कंकणाकृति खंडग्रास सूर्य ग्रहण 900 साल बाद लग रहा है। यह ग्रहण रविवार को लग रहा है, इसलिए इसे चूड़ामणि ग्रहण कहा जा रहा है। इससे पहले 5 जून को चंद्र ग्रहण लग चुका है। एक ही महीने में 2 ग्रहण लगने की स्थिति सही नहीं है। वहीं ज्योतिषियों के अनुसार एक ही माह में 2 ग्रहण प्राकृतिक आपदाओं के साथ ही महामारी लेकर आते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार अमावस्या पर यह ग्रहण लगने के कारण अमावस्या का श्राद्ध कम ग्रहण के बाद होगा। ग्रहण से पहले एक बार स्नान कर लें, उसके बाद ग्रहण के दौरान भगवान का जाप करें। कहते हैं इससे भगवान को बल मिलता है। इसके बाद दोबारा स्नान करने के बाद मंदिर में अमावस्या का दान पुण्य करना चाहिए। माँ तारा ज्योतिष संस्थान के अनिल मिश्रा के अनुसार मिथुन राशि में होने जा रहे इस ग्रहण के समय मंगल जल तत्व की राशि मीन में स्थित होकर सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु को देखेंगे, जो अशुभ संकेत हैं। अनिल ने कहा कि राहु और केतु 2 सदैव उल्टी चाल ही चलते हैं, तो इस लिहाज से कुल 6 ग्रह वक्रीय रहेंगे। यह स्थिति पूरे विश्व में उथल पुथल मचाएगी। 6 घंटे लंबा होगा ग्रहण। 21 जून को सुबह 9:15 पर ग्रहण शुरू हो जाएगा और 12:10 दोपहर में पूर्ण ग्रहण दिखेगा। इस दौरान कुछ देर के लिए हल्का अंधेरा सा छा जाएगा। इसके बाद 3:04 पर ग्रहण समाप्त होगा, यानी करीब 6 घंटे का लंबा ग्रहण होगा। लंबे ग्रहण की वजह से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। 20 जून को लगेगा ग्रहण सूतक काल। 21 जून को पड़ने वाले ग्रहण का सूतक काल 20 जून को सुबह 9:15 पर सूतक काल लगेगा। यह सूतक काल 22 जून को सुबह 9 बजे तक रहेगा। प्रमुख मंदिर और धार्मिक स्थल सूतक काल के दौरान बंद रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार जल जमाव को लेकर सीएम पर बरसे तेजस्वी, कहा सरकार ने नहीं लिया कोई सबक।
जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार राज्य की नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। तेजस्वी कभी अपने बयानों के जरिए तो कभी ट्वीट करके बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में आरजेडी नेता ने शुक्रवार को एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर पर जल जमाव का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, पहली बारिश के बाद स्मार्ट सिटी पटना में फिर हुआ जल जमाव। विगत वर्ष पटना में जो हुआ उससे भी कोई सबक नहीं लिया। कथित सुशासन के भ्रष्टाचारी कचरे ने पटना सहित सभी जिला मुख्यालयों को नरक बना दिया है। क्या 15 वर्षीय नीतीश सरकार इसका दोष अब विपक्ष को देगी? हम जल जमाव का जायजा लेने जाएंगे। दरअसल गुरुवार रात को पटना सहित बिहार के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। इस बारिश के कारण पटना में कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया। जल जमाव होने के कारण सड़कों पर पानी भर गया। इससे पैदल चलने वालों के साथ गाड़ी वालों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राज्य की नीतीश कुमार सरकार बारिश शुरू होने से पहले ही सभी तैयारियों के दुरुस्त होने की बात कह रही थी, लेकिन जिस तरह से गुरुवार की बारिश हुई है उसके बाद सरकार के दावों की पोल खुल गई है। ऐसे में एक बार फिर विपक्ष को सत्ता पक्ष और सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दहशतगर्द के साथ पकड़े गए जम्मू कश्मीर पुलिस के निलंबित डीएसपी देविंदर सिंह को जमानत। जी हां दोस्तों, हिजबुल मुजाहिदीन को कथित तौर पर मदद पहुंचाने के आरोप में उनके साथ पकड़े गए जम्मू कश्मीर पुलिस के निलंबित डीएसपी देविंदर सिंह को जमानत मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को देविंदर सिंह की बेल मंजूर की है। देविंदर सिंह के वकील ने बताया है कि दिल्ली पुलिस निर्धारित अवधि के भीतर उनके मुवक्किल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी, जिसके बाद कोर्ट ने आज जमानत की अर्जी मंजूर कर ली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा, प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना टेस्ट की इजाजत क्यों नहीं? जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोरोना टेस्ट करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। साथ ही हाई कोर्ट ने योगी सरकार से उत्तर प्रदेश में कोरोना के टेस्ट के लिए किए इंतजामों की भी जानकारी मांगी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर में समय पर इलाज न मिलने की वजह से हुई गर्भवती महिला की कई अन्य मामलों में दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील विशाल तलवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच ने यूपी सरकार से पूछा कि ऐसे क्या इंतजाम किए गए हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच हो सके, जांच में कम खर्च आए और रिपोर्ट भी जल्द मिले। हाई कोर्ट ने यह भी पूछा कि जो प्राइवेट अस्पताल ट्रूनेट मशीन लगाकर कम खर्च में कोरोना जांच करना चाहते हैं उन्हें इजाजत देने में क्या दिक्कत है। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। दरअसल नोएडा में गर्भवती महिला की इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कोरोना की वजह से प्राइवेट व सरकारी अस्पतालों में बंद चल रही ओपीडी को खोले जाने की मांग की गई थी। उस मामले में हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया था। हाई कोर्ट द्वारा जवाब मांगे जाने पर योगी सरकार ने शर्तों के साथ ओपीडी चलाए जाने की मंजूरी दे दी थी। वहीं यूपी सरकार ने गुरुवार को हाई कोर्ट में बताया कि 2 राउंड में ज्यादातर अस्पतालों की ओपीडी खोले जाने की मंजूरी दे दी गई है। तीसरे फेज में सभी ओपीडी चालू कर दी जाएंगी। याचिकाकर्ता विशाल तलवार, विनायक मिश्रा और ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने एक अन्य याचिका में प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना टेस्ट की इजाजत दिए जाने की मांग की। याचिकाकर्ताओं के वकील ने हाई कोर्ट के सामने दलील दी कि सरकारी लैब की रिपोर्ट 3 दिन में आती है। ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों में आने वाले मरीजों का ना तो ऑपरेशन हो पाता है न ही गंभीर मरीजों का इलाज। अगर प्राइवेट अस्पतालों में ट्रूनेट मशीन से रैपिड जांच की अनुमति दे दी जाए तो ज्यादा से ज्यादा मामले सामने आ जाएंगे और साथ ही कम खर्च व कम वक्त में रिपोर्ट भी आ जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जवान के पिता का वीडियो डालकर बोले राहुल, पीएम को बचाने के लिए झूठ बोल रहे मंत्री। जी हां दोस्तों, चीन मसले पर राहुल ने फिर केंद्र को घेरा। पीएम को बचाने के लिए झूठ बोल रहे मंत्री राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चीन से जारी विवाद के मसले पर लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल ने गुरुवार को कहा था कि बॉर्डर पर भारतीय सैनिक बिना हथियार के गए थे, इसलिए चीन ने उन्हें धोखे से मार दिया। सरकार ने इसका खंडन किया था, लेकिन अब राहुल ने फिर इसे आरोप को दोहराया है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच भिड़ंत में घायल हुए एक जवान के पिता अपनी बात कर रहे हैं। घायल जवान के पिता ने बताया था
कि उनकी बेटे से बात हुई है, जिसने बताया कि उनके पास कुछ हथियार नहीं था। अब राहुल गांधी ने फिर आरोप लगाया कि दुख की बात है कि भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री अब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। अपने झूठ से देश के शहीद जवानों को अपमानित मत कीजिए। राहुल गांधी ने जिस वीडियो को ट्वीट किया है उसमें घायल जवान के पिता बलवंत सिंह के मुताबिक उनके बेटे ने उन्हें बताया कि जब वो लोग बॉर्डर पर गए थे तो 300 से 400 लोग थे, लेकिन चीनी 2000 से 3000 के करीब थे। वो अचानक रॉड और डंडे लेकर आए, हमें पता नहीं लगा, बल्कि हम लोग खाली हाथ थे। इस दौरान चीनी सैनिकों से हाथापाई हुई और झगड़ा हुआ तो हम बचकर आए। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।